अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास है लैब नंबर 6। टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है। इसमें एक्चुअली हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक है प्री डिफाइंड एंड प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, हम इसमें फंक्शंस का टॉपिक कवर करेंगे। उसमें स्टार्ट में हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें खुद से फंक्शन बनाने की ज़रूरत हो या हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है, क्या मोटिवेशन है, तो इस पर थोड़ी सी लाइट डालेंगे। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉड्यूल्स हो जाते हैं, तो मॉड्यूल की वजह से इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग पॉलिसी वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आज की लैब का कि आपको फेमिलियर किया जाए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन से मैथ्स लाइब्रेरी के। ठीक है, इस तरह stdio.h लाइब्रेरी है, कौन io.h लाइब्रेरी है। इसी तरह एक मैथ्स की भी बड़ी यूज़फुल सी लाइब्रेरी है। तो इस लैब के लिए जो पिक की गई है लाइब्रेरी वो है maths.h। ठीक है, कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड यूजफुल फंक्शन है जिससे आपको बात समझने में आसान रहेगी कि फंक्शन किसे कह रहे हैं और प्री डिफाइंड क्यों है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली अगर मुझे खुद से कुछ फंक्शन बनाने हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म्स अ टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन। ये है अभी तक की बात हमारे पास। क्या कि हमारे प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मेन। तो कम से कम मेन तो होता ही होता है, और उसमें हम अच्छी खासी शुरू में बात कर चुके हैं कि मेन की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेन के अलावा भी अगर हम चाहें तो हमारे प्रोग्राम में फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट लैब हम लोगों ने की थी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की थी, तो उसमें दो फंक्शन बने हुए थे, एक लूप था और एक रिपीट लूप था और एक स्टार्टअप था आई थिंक। ठीक है, तो उस जगह पे हमारे पास दो फंक्शन मौजूद थे। लेकिन अभी तक जितनी हमने प्रोग्रामिंग की है नॉर्मली अदर देन लास्ट लैब, तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वन होगा। ठीक है, तो अब हम हमारी जो इस पे कहना चाहिए कि मोटिवेशन होगी वो ये होगी कि हम एक से ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करें, और फंक्शंस यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करें। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे, टू नेम अ फ्यू। कोड रीयूजिबिलिटी। कोड रीयूजिबिलिटी से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा लिखेंगे और बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फंक्शंस के फॉर्म में या मॉड्यूल की फॉर्म में अपना कोड लिखते हैं तो आप एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन उसको आप जब चाहें जहाँ चाहें बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि आपका कोड भी फंक्शन यूज़ करने से क्लीन हो जाता है। क्लीन कोड लिखना एक आर्ट है। ठीक है, कोड लिखना तो स्किल है, लेकिन क्लीन कोड लिखना एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, वो आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि कोड लिखा हुआ है, चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्लीन ना होने की वजह से क्या होता है कि अगर वो नहीं चल रहा तो मसला आ जाता है। ठीक है, या यूँ समझें कि आपने कोड लिखा हुआ भी था, चल भी रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो मॉडिफिकेशन करनी है और कोड क्लीनर नहीं है तो मसला आएगा, क्योंकि आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। राइट। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था क्लीन कोड की तरफ। ठीक है, तो फंक्शन से हमारा कोड क्लीन हो जाता है, और क्लीन कोड होने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, इसमें बहुत मतलब ज़्यादा एक बुक भी लिखी गई है कि हाउ टू राइट क्लीन कोड। तो कोड क्लीन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से मैंने आपको एक आधे बता दिए कि उसमें ट्रबल शूटिंग आसान रहती है, एरर हो तो रिजॉल्व आसानी से हो जाता है, अपग्रेड करना आसान रहता है, और कोड को देख के ही आपको कोड समझ में आ जाता है खुद ब खुद। मतलब आपसे कोड बात करता है और बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो
उसकी बेसिक जो है वो फंक्शन से ही स्टार्ट होती है कि अपने आप कोड को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि वो रीडेबल हो, क्लीन हो, और बाकी सब मैंने आपको बात बता दी क्लीन होने के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन उसकी जो आपकी कहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप है करने के लिए वो है फंक्शंस। और हम ये देखेंगे आज एक एग्जांपल से। मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी एग्जांपल ले लूँ जिससे ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देख लेते हैं जो मैथ्स लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है। लाइब्रेरीज आपको पता है कि उसमें जो भी चीज़ मौजूद है वो बिल्टन है, हमें कोई मसला ही नहीं है, हमें तो उसको सिर्फ यूज़ करना है। तो maths.h ये क्या है, बहुत से मैथमेटिक फंक्शन पहले से बिल्टन है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है जो हाईलाइट हुई हुई है कि ज़्यादातर ये डबल डेटा टाइप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन है जिसका नाम है ABS, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करता है, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी की बात की जाए, अच्छा इसकी ABS की लाइब्रेरी जो है इधर इन्होंने STDLIB बताई हुई है, लेकिन ABS आपके पास मैथ्स में भी मौजूद है, ठीक। अभी हम इसको देख लेंगे कि ABS मैथ्स में है या नहीं है। तो इधर ABS जो है उसमें कह रहे हैं कि अगर आप इसको कोई वैल्यू सप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू इंटीजर होगी और जो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। इस चार्ट को ऐसे पढ़ना है, यानी अगर इसे -5 सप्लाई किया गया तो ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा 5 सप्लाई किया गया तब भी ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा 5, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन का काम यही होता है मैथमेटिक्स में। अगर सीलिंग फंक्शन आपको याद हो, मैथ्स में सील करते हैं कि अगर कोई आपका फ्लोटिंग वैल्यू है से 45.23, इसमें मैं सील अप्लाई करूँगा तो सीलिंग का मतलब होता है कि इसको राउंड अप कर देगा, तो 45.23 को क्या बना देगा, 46 बना देगा। लेकिन इसका देखा जाए तो इनपुट की डेटा टाइप भी डबल है, आपको देखने से ही पता लग रहा है 45.23, और इसकी रिटर्न टाइप भी क्या होगी, डबल ही होगी, 0.0 लगा देगा आगे नंबर को राउंड ऑफ करने। कॉस ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, आपको पता ही है क्या करता है लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे एंगल जो आप प्रोवाइड करेंगे वो इन रेडियंस होगा, डिग्री में नहीं दे सकते, आपको रेडियन में देना है। फंक्शन रेडियंस के लिहाज से बनाया गया है। अगर आपको डिग्री वाला फंक्शन बनाना है तो आप अपना फंक्शन खुद से बना सकते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है इसको आप इनपुट देंगे तो वो इसे कंसिडर करेगा। आप डजेंट मैटर उसमें 180 डिग्री लिख दे, लेकिन उसके जहन में होगा कि ये जो मुझे नंबर दिया गया है ये रेडियंस दिया गया है, तो मैं इसको रेडियंस एज्यूम करते हुए ही कैलकुलेशन करूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट का फंक्शन है आपके पास, ठीक है, ई जो होता था हमारे पास, तो ई टू द पावर एक्स ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये है एफ एप्स, ठीक है, ये मैथ्स की लाइब्रेरी में मौजूद है, और एफ एप्स का मतलब है फ्लोटिंग वैल्यू को एब्सोल्यूट करना। वो तो ऊपर इंटीजर को कर रहा था ना, ये फ्लोटिंग को भी कर देता है, यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसकी डेटा टाइप देखें तो इनपुट भी डबल है और आउटपुट भी डबल है, ठीक। तो ये हो गए कुछ मैथ्स के फंक्शन। और हमारे पास क्या है मैथ्स में, फ्लोर का फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही जैसे सील का फंक्शन है। फ्लोर का फंक्शन राउंड डाउन कर देता है आपकी वैल्यू को, यानी उसे अगर नंबर 45.23 दिया गया तो ये इसको राउंड डाउन करेगा डाउन साइड, तो ये 45 हो जाएगा। लॉग से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, ठीक है। अच्छा ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, लॉग बेस ई वाला, ये लॉग 10 है आपके पास, ठीक है, यानी 100 दूंगा तो ये इसको 2 zeros 2 रिटर्न करेगा, 1000 दूंगा तो 3 रिटर्न करेगा। पावर का फंक्शन है आपके पास x टू द पावर y, x टू द पावर y, ठीक है। ये ऐसे काम करता है ना, जैसे मुझे ज़रूरत हो कि 2 की पावर मुझे 8 चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर देगा। x की वैल्यू मुझे यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी 2 और y की वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी 8, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 2 टू द पावर 8, ठीक। साइन का फंक्शन से भी आप अच्छे से फेमिलियर हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इनपुट रेडियंस में लेगा। टेंजेंट का फंक्शन भी मौजूद है, ये भी लेकिन इनपुट रेडियंस में ही कंसिडर करेगा। स्क्वायर रूट एक यूजफुल फंक्शन,
इससे भी आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि स्क्वायर रूट का कोई ऑपरेटर नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक आपको। मैंने आपको स्क्वायर रूट का कोई ऑपरेटर नहीं पढ़ाया, तो अगर मुझे कहीं स्क्वायर रूट करना पड़ जाता है तो कैसे करूँगा, उसके लिए मेरे पास ये फंक्शन मौजूद है SQRT, जो कि बना बनाया एक फंक्शन है। ठीक है, रिटर्न अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर, नॉन नेगेटिव ही करेगा क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव रिजल्ट आते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होता है, उसका आयोटा बन जाता है। एक तो एक्सरसाइज देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल है यहाँ पर आप हमारे पास, मैंने ऊपर, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि इस प्रोग्राम में मैंने एक एडिशनल लाइब्रेरी इंक्लूड कराई है जिसका नाम है maths.h। तो चूंकि मैंने एक maths.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, तो मैं इसमें मैथमेटिक्स लाइब्रेरी की जो मैंने ऊपर फंक्शन बताया उनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, log10। यानी यूज़र से मैं कह रहा हूँ एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स लॉग, और बता दिए बेस 10 वाला लॉग कैलकुलेट करूँगा, और मैंने इनपुट ले लिया इसके अंदर n के अंदर। ठीक है, डबल के लिए जब मैं इनपुट ले रहा होता हूँ तो मैं LF लिख देता हूँ। ठीक है, डबल के लिए जब मैं ले रहा होता हूँ तो LF का वर्ड यूज़ कर देता हूँ, यानी लॉन्गर फ्लोट कह लें एक तरीके से, लॉन्ग फ्लोटिंग। फिर जो भी चीज़ आई है n को मैं लॉग में पुट करूँगा, इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मैं स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट में, और सिंपली मैंने रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और इधर किस तरीके से डिस्प्ले करा रहा हूँ, 0.2 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और LF लिखा हुआ है, 21 नहीं है, ये LF लिखा हुआ है, 0.2 LF यानी 2 प्लेसेस तक मैं इसका लॉग का रिजल्ट चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 सिंपल है, मैं इसे नहीं कराऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा दूंगा जिससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 एंटर किया गया तो इसका रिजल्ट 1.95 है। एब्सोल्यूट की एग्जांपल भी लिखी हुई देखें, और एब्सोल्यूट के लिए मैंने लाइब्रेरी कौन सी यूज़ की है, यहाँ पर मैथ्स ही की है। देखिए मैथ्स की लाइब्रेरी की है, मैंने यूज़र से एक नंबर लिया, यूज़र ने चाहे वो नेगेटिव नंबर एंटर किया हो या पॉजिटिव, मैंने ABS का फंक्शन कॉल किया। अगर नंबर मेरा इंटीजर है तो ABS कॉल करूँगा, अगर मेरा नंबर फ्लोटिंग है तो मैं FABS कॉल करूँगा, यानी फ्लोटिंग एब्सोल्यूट, और जो भी रिजल्ट आएगा मैं डिस्प्ले करा दूँगा। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये है इसका सैम्पल आउटपुट। अगर यूज़र ने -9 एंटर किया तो उसका रिजल्ट 9 हो जाएगा, या कोई भी नेगेटिव एंटर कर दे या पॉजिटिव कर दे, रिजल्ट इसका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू या पॉजिटिव ही रहेगा। याद है एब्सोल्यूट ऑपरेटर होता कैसे था, एब्सोल्यूट का ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लिखते थे, एब्सोल्यूट ए मेरे ख्याल से ऐसे होता था, मैथ्स में ऐसे होता था, या नॉट श्योर, हाँ ऐसे ही होता था बस, कुछ में शायद ऐसे भी आता था लेकिन उसका मतलब मुझे नहीं याद आ रहा क्या है। आई थिंक सिर्फ स्ट्रेट टू लाइन्स होती थी और उसके अंदर जो भी वैल्यू होती थी उसका मतलब होता था कि इक्वल्स टू ये इसका रिजल्ट ए ही आएगा। इस तरह की इक्वेशन होती थी, डजेंट मैटर वो नेगेटिव वैल्यू हो, डजेंट मैटर वो पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता था, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था। ठीक, तो आगे जाने से पहले एक प्रोग्राम हम टेस्ट कर लेते हैं इसमें से, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप डे 1 से भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हम डे 1 से यूज़ करते आ रहे हैं वो कौन से हैं? हम डे 1 से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते आ रहे हैं, वो कौन से हैं? जी क्लास, एनीवन?
आज से पहले से हम कुछ फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, वो कौन से? तो ये हो गया सैम्पल कोड। अब इसमें मैं ऐड करा लेता हूँ maths.h। ठीक सर जी। नहीं, और कोई जवाब देना चाहेगा कि हम डे वन से कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, वो कौन से हैं? देख सकते हैं आप इस कोड में, आपको दिखाई भी दे रहे हो। से हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसमें करके देख लेते हैं कॉस या साइन वाली वैल्यूज़, या टेंजेंट करके देख लेते हैं, कुछ भी करके देख सकते हैं। ठीक है, रमशा का मेरे पास आंसर आया सर प्रिंट एफ स्कैन एफ, और जी हाँ बिल्कुल ये सही आंसर है। हम डे वन से कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ठीक है, जो कि हैश इंक्लूड करके हम stdio लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराते हैं या इंक्लूड कराते हैं। तो डे वन से अगर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे थे ना, हैश इंक्लूड वाली, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, और वो क्या है? प्रिंट एफ स्कैन एफ। ठीक है, तो आज मैं मैथ से कराता हूँ कुछ यूज़। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि एंटर एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, यूज़र से कहा कि एंटर करो एंगल इन डिग्रीज, यूज़र ने एंटर करना है, मेरे पास एंगल आ जाएगा, और एंगल डिग्रीज में ले रहा हूँ, और एज्यूम कर लेता हूँ एंगल मेरे पास इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास m%ANGLE। ठीक है, एंगल मैंने नाम का वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है, तो मुझे इसको डिक्लेयर कराना पड़ेगा पहले। मैंने ANGLE, एंगल होपफुली यही होता है ANGLE। ठीक है, एंगल कंफर्म, लेट मी कंफर्म द स्पेलिंग ऑफ एंगल, और एंजल लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिटर्न द साइन ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल ही है। ठीक है, मेरे पास एंगल आ गया। अब मुझे इसका रिजल्ट रिटर्न कराना है, या मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यूँ भी लिख सकता हूँ, या बेहतर है कि मैं किसी वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर करा लूँ। अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग हो सकता है, तो फ्लोट रिजल्ट कर लिया मैंने। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं सारे वेरिएबल अपने टॉप पर डिक्लेयर करूँ। वही वाली बात मैंने बताई क्लीनर कोड के लिए, कि अगर मुझे कोई गलती होती है, कोई मसला होता है, तो मैं जाके टॉप पे ही चेक करूँगा कि मैंने वेरिएबल यहीं डिक्लेयर किए, यहाँ पे ही कोई मसला है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू मुझे करना है सिंपली क्या, कोई भी चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, साइन कैलकुलेट कर लेता हूँ, कॉस कर लेता हूँ, या जो मर्ज़ी चाहूँ। तो फ़िलहाल ले लेते हैं साइन। ठीक है, और साइन के साथ क्या है मेरे पास आ गया है इसमें ANGLE एंगल। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट एफ। लाइन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्या बताना है यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल इज परसेंट, और यहाँ क्या परसेंट डी आएगा, नहीं यहाँ परसेंट एफ आएगा। रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, सो फार सो गुड, प्रोग्राम मेरा सही है। सेव कर लेते हैं इसे, और इसे दे देते हैं हम साइन।
या एंगल्स नाम दे दें ज़्यादा बेटर। ये हो गया सेव, कंपाइल किया, ठीक है, और मेरे पास आ गया ये रन। ठीक है, मैंने कहा डिग्रीज में एंटर करेगा मेरे पास यूज़र्स। डिग्रीज में बात करें तो साइन का मुझे याद पड़ता है कि साइन ऑफ 180 डिग्री इज़ 1। ठीक है, ये बात मुझे याद है, तो मैं 180 डिग्री दे के ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन मेरा रिज़ल्ट जो आ रहा है साइन का वो 1 नहीं आ रहा। साइन 180 डिग्री इज़ 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो 1 नहीं आया। और क्यों गलत आया? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो मेरा फंक्शन है ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको रिज़ल्ट जो दिया जाए वो यानी इनपुट जो है इसका मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, ये रेडियंस में एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब मुझे जो भले से यूज़र ने मेरे पास जो एंगल दिया है वो डिग्री में दिया हो, मुझे इसको प्रोवाइड करना है रेडियन में। ठीक है, तो मुझे इसको प्रोवाइड करना है रेडियन में। और अगर आपको मैथ्स याद हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है। किसी भी चीज़ को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो, एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेफर करके बता देता हूँ कि 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता था हमारे पास, पाई। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। और अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूँ, ठीक है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लूँ तो यानी 1 इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक है, यानी मैंने अगर 180 को इस तरफ ले गया तो मेरे पास कह सकता हूँ कि पाई 1 जो है एक्चुअली पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होगा, और 1 इधर जो है वो मेरे पास समझने से डिग्री है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन है मेरे पास। यानी किसी भी चीज़ को मैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाय 180 कर दूं तो वो एंगल क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा या डिग्री में कन्वर्ट होगा। पाई ओवर 180 करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा जी क्लास? ये फार्मूला जो मैंने लिखा ये तो है रेडियंस का, लेकिन अगर मैं डिग्री का फार्मूला चाहिए हो तो क्या होगा, इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए रेडियन तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 180 ओवर पाई, ये होना चाहिए। और इससे मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो डिग्रीज में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि किसी भी एंगल को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ यही करता हूँ कि जो भी मेरा एंगल है उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 180 से, ठीक है, और डिवाइड कर देता हूँ पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कांस्टेंट फ्लोट पाई, कुछ भी लिख सकता हूँ 3.1416 तक लिख, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय पाई। लेट्स सी, रन करके होपफुली मैंने फार्मूला सही लगाया होगा तो मेरा रिजल्ट सही आ जाएगा। सेव किया, कंपाइल किया और रन। 180 डिग्री दे के देखते हैं इससे क्या आता है रिजल्ट। नहीं, मेरा रिजल्ट स्टिल गलत आ रहा है। क्या मैंने कुछ गलती की है? फार्मूले को रिवर्स करके देख लेते हैं, कहीं यही मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि हो सकता है मैंने बिल्कुल यही मिस्टेक की है यहाँ पर। अभी बता भी देता हूँ क्यों।
इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने फार्मूला रिवर्स में तो नहीं लगा दिया? क्योंकि मेरे पास डिग्री थी, मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। मैंने जो फार्मूला अप्लाई कर दिया था वो रिवर्स वाला था, मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी एंगल आए वो रेडियन में आए। तो अगर ये चीज़ डिग्रीज में है तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, डिग्री डिवाइड बाय डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फिर जो भी रिजल्ट बनेगा वो रेडियन में बनेगा। ठीक, तो ये कंपाइल, एग्जीक्यूट, वेरीफाई कर लेते हैं। 180 का रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए, फिर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम यहाँ पर? पाई ओवर 180, एंगल को डिवाइड किया इससे 180 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 भी करके देख लिया। साइन का एक काम करते हैं ना, हम चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उससे हो सकता है मसला आ रहा हो। साइन कॉस टेंजेंट टेबल, ठीक है, अगर टेबल आ जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा, साइन, सॉरी गलती यही हो रही है ना, साइन पाई बाय 2, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। मैं साइन 180 समझ रहा था, जबकि साइन, ये टेबल ले लेते हैं, हमारे सामने रेफरेंस के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टेबल है, मैं उसको 180 अप्लाई कर रहा था, जबकि 90 का रिजल्ट होता है मेरे पास 1। तो दोबारा इस एग्जांपल को वेरीफाई कर लेते हैं। F10 करा और अब मुझे इधर 90 वैल्यू सप्लाई करनी, ना कि 180, एंड दैट्स इट, हमारा रिजल्ट सही आ गया है। ठीक है, 180 पे 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रिग्नोमेट्री दरअसल रस्टी हुई भी बहुत अरसा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री देखी नहीं, तो वेरीफाई कर लेते हैं सारे रिजल्ट। साइन 90 का रिजल्ट 1 आ रहा है, तो साइन 0 का रिजल्ट 0 आना चाहिए, ये चीज़ भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं, साइन 0 का रिजल्ट 0 आ रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यूज भी ट्राई कर लेते हैं। साइन 45 0.707। ठीक है, यहाँ पर चार्ट में तो आपको जो गिवन है वो गिवन है आपके √2 डिवाइड बाय 2, तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। √2 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर निकालते हैं यहाँ से, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास, हमें चाहिए क्या, √2, तो 2 का पहले रूट ले लेते हैं, जो भी रिजल्ट आए से डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो 0.707 यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात प्रूव हो जाती है कि मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना कन्वर्जन करते वक्त, ठीक है, ये डिग्री है, तो मुझे डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर आएगा और डिग्री वाला पार्ट नीचे आएगा, क्योंकि डिग्री से डिग्री फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल होने के लिए एक का न्यूमरेटर और दूसरा का डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना था। ठीक है, मुझे जो भी मेरे पास वैल्यू थी उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना था। तो मेरा पास जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है कि मैं कहता हूँ कि 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन, ये मेरे पास फार्मूला है। 1 नहीं, पाई रेडियन, इसको कहते हैं पाई रेडियन। तो अगर इस फार्मूले को मैं रीअरेंज कर लूँ तो मेरे पास फार्मूला है, मुझे रेडियन में आंसर अगर चाहिए, मुझे 1 रेडियन का आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ से पाई को हटा देता हूँ, या यूँ कहूँ कि डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो मैं कह देता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रेडियन में आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 का फ़र्क आता है। तो यही पाई ओवर 180 जो है मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लिख दिया पाई ओवर 180।
तो इस तरीके से क्या होगा, डिग्री वाली वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आप टेंजेंट भी कर सकते हैं, इसी तरह आप कॉस भी कर सकते हैं कि आपको एंगल, जो यूज़र तो फेमिलियर है हम लोग डिग्रीज़ में काम करने के लिए, तो आपको उस डिग्री को, अगर यूज़र से तो डिग्री लेंगे, यूज़र को रेडियन वैल्यूज़ नॉर्मली नहीं पता होती, जैसे अभी आपने देखा कि हमें कन्फ्यूजन हुई, रेडियंस की वैल्यू याद नहीं होती, तो यूज़र डिग्री में एंटर करेगा और डिग्री को आपको खुद ही से, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, आपको बैक एंड पे खुद ही से वो कन्वर्जन करनी है कि डिग्री यूज़र भले से एंटर करे, मैं उससे क्या करूँ, रेडियन में कन्वर्ट करूँ, देन साइन फंक्शन को सप्लाई करूँ, वरना साइन फंक्शन सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज? रिकैप कर देता हूँ कि हमने साइन का फंक्शन मैथ्स लाइब्रेरी से यूज़ किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने stdio लाइब्रेरी से printf का फंक्शन यूज़ किया हुआ है और scanf का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन से हम अच्छे से फेमिलियर हैं, बस आपको एक आज मैथ्स लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि इसमें भी कुछ यूजफुल फंक्शन है। अगर मैं इस लाइब्रेरी को कमेंट कर दूँ और कंपाइल करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक एरर आ रहा है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन साइन। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर देती है कि ये जो फंक्शन है मैथ्स लाइब्रेरी में ही एग्जिस्ट करता है, वरना ये एरर जनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम 5 मिनट का ब्रेक और रिज्यूम करते हैं थोड़ी देर। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसमें हमने मैथ्स लाइब्रेरी से एक फंक्शन को ट्राई किया। अब लैब में मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस के बाद जो है एक्चुअल टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, या यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कह देते हैं बात वगैरह से, लेकिन ये इट्स मोर ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड, क्योंकि यूज़र के पास इख्तियार नहीं होता कि वो फंक्शंस डिफाइन कर सके। वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अथॉरिटी या पावर प्रोग्रामर के पास है कि वो फंक्शन को डिफाइन कर सके, क्योंकि वही कोड को एक्सेस कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता। तो प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन क्या है, जैसे कि कह रहा है ये प्रोग्रामर खुद डिफाइन कर सकता है। तो क्यों कर सकता है, इस पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन डिवाइड योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शन, मेक योर ओन फंक्शन एक्सियल। ठीक है, अपने फंक्शन बना सकते हैं, और ये क्यों करते हैं कि आप अपने कोड को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल फंक्शंस। मोटिवेशन में ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ कि डिवाइड करने से क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से कोड लिखना एक आर्ट है जिसके बहुत सारे फायदे। और रियूजिबिलिटी सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, रियूजिबिलिटी फंक्शंस में ब्रेक करना। अभी इस बात को भी थोड़ा सा एम्फसाइज कर दूंगा एक एग्जाम्पल से। तो व्हेन प्रोग्राम कंट्रोल एनकाउंटर्स अ फंक्शन नेम, द फंक्शन इज कॉल्ड या इन्वोक्ड, से कहा जाता है प्रोग्राम कंट्रोल पास टू द फंक्शन एंड फंक्शन इज देन एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल वैसे अभी आपने इस फंक्शन में हमारे पास देखा क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे साइन पर, तो मेरा प्रोग्राम जो है साइन कैलकुलेट करने चला गया, मेरे इस कोड के अंदर कहीं पे भी साइन की वैल्यू नहीं। तो हुआ क्या कि जो मैंने हैश इंक्लूड stdio लिखा था, सबसे पहले इसमें क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर हुआ होता है, यानी पहले से उसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि मैंने उसको डिक्लेयर कर लिया, लाइब्रेरी का नाम लिखना एक तरीके से डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद जब मैंने उसे कॉल किया तो मेरा कंट्रोल यहाँ पे कहीं पे भी साइन कैलकुलेट करने का तरीका नहीं, वो कहाँ चला जाता है, लाइब्रेरी में चला जाएगा, और वहाँ जाके ढूंढेगा साइन का फंक्शन कहाँ है, कैसे कैलकुलेट करूँ, जो भी है साइन का फंक्शन वहाँ से एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट देगा, और फिर मैं वापस आऊँगा और रिजल्ट को यहाँ प्लेस कर दूंगा साइन के। तो मेरा कंट्रोल जो है जब भी फंक्शन कॉल होता है, जंप करके फंक्शन की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाता है, फंक्शन की बॉडी पे चला जाता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। जब मैं उससे कोई खदमात मांग रहा हूँ या उससे फंक्शनैलिटी मांग रहा हूँ, उससे कोई रिजल्ट मांग रहा हूँ, तो इसका मतलब उसे कॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में आपका मम्मी को आपसे कोई काम है तो आपको बुलाती हैं,
बुलाने को कहते हैं कॉलिंग। आप जाते हैं, उसके बाद आपको कोई टास्क असाइन करते हैं, आपकी मर्जी, अब आप उसे रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप कुछ यूजफुल स्टेप्स करते हैं, इवेंचुअली कुछ ना कुछ रिजल्ट डिलीवर कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये भी सिनेरियो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन का है और अपना काम को आसान बनाने का है। एमी ने क्या कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं अपने बेटे या बेटी को दे देती हूँ और वो मेरे लिए सब टास्क कंप्लीट कर देगा। मेन टास्क कर रही हूँ, हो सकता है आपसे कहा कि ये थोड़ा सा काम तुम कर दो या थोड़ा सा काम तुम कर दो। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्राम भी ये कहता है, मेन फंक्शन मेन है, कह रहा है मेन काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब टास्क जो है ना तुम करके दे दो मुझे, थोड़ा सा तुम कर। तो इस वक्त उसने साइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कैलकुलेट करने का जाएगा, नहीं साइन फंक्शन है ना, वह है ना, उसको दे देता हूँ, वो मुझे साइन का रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देता हूँ तो फिर उसकी तरफ समझ लें, यूँ समझ लें कि कैमरा का फोकस उसकी तरफ आ जाता है। अब उसकी स्टोरी दिखाई जा रही है, वो क्या कर रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है करके, जब वो वापस आएगा ना देन वापस मैं रिज्यूम करूंगा मेन कैरेक्टर की स्टोरी को। ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आप पार्शली किसी और को दे देते हैं और फिर जब वहां से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, रिजल्ट जनरेट हो जाता है, तो मैं आगे रिज्यूम करता हूँ। ठीक। तो इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। तो फंक्शन की तीन चीज़ें होती हैं। फंक्शन तीन चीज़ें क्या होती है, एक चीज़ होती है फंक्शन की डेक्लेरेशन। ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान रखिएगा, फंक्शन की डेक्लेरेशन जो कि कंपाइलर को ये बताती है कि फंक्शन का नाम क्या हो। फर्दर ये बताती है कि फंक्शन रिजल्ट किस टाइप का रिटर्न करेगा। फर्दर ये भी बताती है कि फंक्शन को जो आप डेटा सप्लाई करेंगे, इनपुट देंगे, वो क्या होंगे या उनकी डेटा टाइप क्या होंगे। और आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें यहाँ पर भी आई थी कि फंक्शन, अगर हम जब ऊपर देख रहे थे तो ऊपर मैंने ये तीनों बातें आपको बताई कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिजल्ट किस टाइप का आएगा और फंक्शन में जो फंक्शन को मैं इनपुट क्या सप्लाई करूँगी, ये तीनों चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं। यहाँ पे ही देख लें, अगर इसकी बात करें तो फंक्शन का नाम है सील। फंक्शन को जो मैं डेटा सप्लाई करूँगा उसकी डेटा टाइप मैंने बताई कि होगी डबल की टाइप होगी और सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते। और ये बता दिया कि रिजल्ट मेरे पास डबल टाइप का, रिजल्ट एक ही होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन का रिजल्ट हमेशा एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता नॉर्मली। ठीक है, देयर इज अ वे अराउंड, बट वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, यानी फंक्शन को इंप्रेशन यही है कि एक ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो फंक्शन की एक लिमिटेशन है कि वो रिजल्ट एक ही जनरेट करके दे सकता है, कैलकुलेट कर ले मल्टीपल रिजल्ट, लेकिन वापस जो जाएगा सिर्फ एक ही जाएगा, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो दो रिजल्ट एक साथ लेके जा सके। तो ये तीनों बातें जो हैं आप फंक्शन की डेक्लेरेशन में भी बताते हैं कि मैं फंक्शन को नाम क्या देने वाला हूँ, वो इनपुट क्या लेगा, वो रिजल्ट क्या देगा, ये सब बात। तो ये चीज़ें जब आप फंक्शन डेक्लेरेशन करते हैं तो बताते हैं, यानी आप फंक्शन का नेम बताते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं यानी रिजल्ट क्या देगा, और फंक्शन के पैरामीटर्स बताते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ हाईलाइट हुई में देखें, एक सैम्पल फंक्शन है इसका नाम क्या दे दिया मैंने, प्रिंट मैसेज। ठीक है, वो और एज आर्गुमेंट लेगा ये इनपुट, यहाँ पे मैंने वॉइड लिख दिया है तो इसका मतलब है वो एज इनपुट कुछ भी नहीं लेगा, यानी ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कुछ भी इनपुट ना ले। और कह रहा है ये रिजल्ट भी मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट में मेंशन करता हूँ इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो अब कुछ कुछ आपको रिलेट कर पा रहे होंगे इस मेन फंक्शन की बॉडी, कुछ कुछ आपको रिलेट कर पा रहे होंगे इस मेन फंक्शन की बॉडी। कैसे को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मेन फंक्शन में याद करें तो मैं यहाँ पे कहता था कि आप जो है इंट लिखें, तो ये बताता था कि मेन फंक्शन जो है रिजल्ट जो देगा ना वो मुझे इंटीजर टाइप का देगा, फंक्शन का नाम हो गया मेन। और यहाँ पे मैं कहता था वॉइड में लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉइड को इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें तो फंक्शन में लिखा होता है इनपुट इसका वॉइड है, इसको कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मेन है, इसके पास कोई इनपुट फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन दिया जा सकता है। और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, और ये खुद क्या है, इसका नेम क्या है, मेन है। तो फंक्शन की तीनों चीजें आ गई, नाम, वो क्या इनपुट लेगा, वो क्या रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक, वापस लेक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी आप फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों बातें बताना जरूरी है। देन आती है फंक्शन की डेफिनेशन, यानी फंक्शन की एक्चुअल बॉडी। ठीक है, जहाँ पे आप उस पूरे फंक्शन ने क्या करना है, कैसे करना है, सब बता रहे हो।
जैसे कि मेन फंक्शन में आपने सब कुछ बताया कि मेन फंक्शन क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, साइन कैलकुलेट करेगा, जो भी सो ऑन। तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फिर वर्ड यूज कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फंक्शन की डेफिनेशन में आती है। और फंक्शन कॉल कुछ नहीं है, फंक्शन कॉल का मतलब है कि आपने उस फंक्शन को बस कॉल किया है, आपने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया था कहीं पे भी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, आपने जस्ट कॉल करना है। तो कॉल करने से क्या होगा, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको वहीं डोर स्टेप पे मिल जाएगी। ठीक है, फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया है, अब आपसे उसको कॉल करेंगे तो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी, जैसे अभी हमें साइन फंक्शन की मिली। हमने सिर्फ उसे कॉल किया, हमने उसे डिक्लेयर किया, लेकिन हमने उसे डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी किसी ने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ था। तो क्या फायदा हुआ, मुझे डिक्लेरेशन मैंने की हैश इंक्लूड लिख के और जस्ट उसे कॉल कर लिया, जब कॉल किया तो लाइब्रेरी में कंट्रोल गया, वहां से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट की बॉडी और वापस आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि एक्चुअली मैं उस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ या उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, और जब भी मैं उसे यूज या कंज्यूम करता हूँ तो उसको कोई ना कोई डेटा सप्लाई करता हूँ। अगर वो वॉइड नहीं है और वो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करे, रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर वो भी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन का सिंटेक्स का ध्यान रखें। फंक्शन के नेम से पहले आप जो लिखते हैं वो बताता है आप किस टाइप का रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, वॉइड का मतलब है कोई रिजल्ट नहीं देने वाले, इंटीजर लिखेंगे तो इसका मतलब इंटीजर रिजल्ट देने वाले, फ्लोट लिख देंगे तो इसका मतलब फ्लोटिंग रिजल्ट देने वाले, करेक्टर लिख देंगे तो इसका मतलब करेक्टर रिजल्ट देने वाले। और फंक्शन के नेम के बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन के इनपुट्स हैं। अब फंक्शन के इनपुट में आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, ऑल ऑफ देम भी दे सकते हैं, या कुछ भी ना दें, वॉइड भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात। बाकी मोर ऑन दिस ऑन थेरी, क्योंकि थेरी की बातें मैं थेरी में रखूंगा, आज हम हैंड्स ऑन करने की कोशिश। यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है कि प्रिंट मैसेज का एक फंक्शन। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए जस्ट एक फंक्शन बना लिया कि मेरा काम क्या है कि यूज़र जो भी मैसेज देगा मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। मैंने एक मेन फंक्शन बनाया बिल्कुल वैसे ही, मैंने यूज़र से एक इंटीजर नंबर ले लिया। अच्छा, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, यूज़र से बोला है कि एक नंबर एंटर करें। ठीक है, नम के अंदर वो वैल्यू आ गई, और मैंने फिर एक फंक्शन कॉल कर दिया जिसका नाम है प्रिंट मैसेज, और उसको वो नंबर पास कर दिया। जैसे कि नाम ही बता रहा है फंक्शन का, ये क्या करेगा, इस जो भी इसको नंबर दूंगा उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ मैंने उसे कॉल किया। तो जैसे ही मैंने इसे कॉल किया तो ये फंक्शन जो है जहाँ पे भी डिफाइन, ये लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है बल्कि ये फंक्शन तो मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। मैं इस पर जंप करके चला गया, जंप करके गया हूँ, तो जो भी मैंने इसको डेटा सप्लाई किया है एज आर्गुमेंट, अच्छा ये वर्ड यूज कर रहा हूँ एज आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है, तो वो जो है जाके इसके ब्रैकेट्स में आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, डेटा टाइप मैंने आईएनटी लिखी है क्योंकि यहाँ पे नम की डेटा टाइप भी मेरे पास आईएनटी थी। तो नम की जो भी चीज थी वो आके कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, वीएल के अंदर। और फिर ये सिंपली क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है किस चीज को, वीएल को, यानी वैल्यू पास बाय फंक्शन इज %d यानी वीएल। और फिर जब ये अपना काम कर लेगा तो काम करके ये वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा अगली लाइन पर। ठीक है, तो पहला स्टेप ये करेगा कि फंक्शन कॉल जैसे ही होती है तो फंक्शन क्या करता है, जंप करता है और कहीं चला जाए, वहां जाके वो कुछ भी एग्जीक्यूशन करेगा, जो भी उसने करनी है वो एग्जीक्यूशन करेगा, और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन डन हो जाती है तो वापस वहीं आ जाता है जहां से वो जंप करके गया था। बिल्कुल वैसे ही कि सबसे पहले अगर अम्मी ने आपको कॉल किया तो आपको एक कॉल करके एक टास्क असाइन किया, आपने टास्क को प्रोसेस किया, कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कुछ मार्केट से चीज मंगाई थी, हो सकता है कुछ भी काम हो आपने किया, काम करने के बाद वापस आप किसके पास जाएंगे, रिपोर्ट बैक करना है ना वापस, जिसने काम दिया तो उसको जवाब देना है ना कि हाँ ये काम हो गया या नहीं हुआ, जो भी है आपको वापस उसी पॉइंट पे जाना है जहां से आपको वो काम दिया गया था। तो हमेशा याद रखना फंक्शन कॉल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जंप करके उस फंक्शन पे चला जाता है या उस सब फंक्शन पे चला जाता है।
जहाँ पे वो काम होने वाला है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रन होती है, बॉडी रन होती है फंक्शन की, और रन होने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है वो, तो वो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद वो आगे रिज्यूम करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये फंक्शन कर क्या रहा है और मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ ये इमेज होगी। ठीक है, ये इमेज है। तो एक हम सिंपल बना लेते हैं न्यू फंक्शन, न्यू सोर्स फाइल, और उसको नाम दे देते हैं फंक्शन का डेमो है सिंपली। तो इसमें वही हैश इंक्लूड, और मैंने क्या डालना है, stdio डॉट int मेन। मेन के अंदर मैं कुछ लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंड में रिटर्न। अच्छा, मेरा काम क्या है कि यूजर से कहना है कि एक नंबर एंटर करें, एंटर आ नंबर। ठीक है, यूजर ने वो नंबर एंटर करना है, मैंने स्कैन करा लेना है, स्कैन एफ, और स्कैन करा लो, इंटीजर नंबर है तो %d, और वो किस में स्कैन हो जाएगा, एक नम में। अब चूंकि नम मैंने यहाँ पे यूज किया तो मुझे उसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा int ठीक। और सिंपली क्या किया, एक मैं फंक्शन को कॉल कर दिया प्रिंट मैसेज, और उसको पास कर दिया मैंने एन, राइट। और बस दैट्स इट, मैंने ये कर दिया। अच्छा, इस एग्जांपल को हम सेव कर लेते हैं एज फंक्शन डेमो। ठीक है, बेसिक फंक्शन की एक एग्जांपल। ठीक है, सो फार सो गुड, प्रोग्राम बाज़ाहिर मुझे ठीक लग रहा है। मैंने इसे कंपाइल किया तो क्या होगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट मैसेज, ये मेरे पास मसला है। कह रहे हैं ये तो फंक्शन बना हुआ ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, ये कहाँ से आया प्रिंट मैसेज, तो कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं है। ये कोई लाइब्रेरी का ऐसा फंक्शन भी नहीं है जो stdio में मौजूद हो, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे खुद ये बनाना पड़ेगा। आप खुद बनाना है तो मैंने भी बताया कि मुझे बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन से कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये तो मैंने इसके रिजल्ट में वॉइड लिख दिया। नाम क्या है, प्रिंट मैसेज, सेम मैसेज का नाम मैंने कॉपी कर लिया। क्या ये कुछ डेटा इनपुट लेगा, हाँ डेटा तो लेगा, किस टाइप का लेगा, इंटीजर टाइप का लेगा। अब मैं चाहूँ तो इधर कोई भी कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, बस ये नम भी यूज किया जा सकता है, वैल्यू भी यूज की जा सकती है, डजेंट मैटर। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी इसमें वो क्या होगी, कॉपी हो जाएगी, कॉपी बनने वाली है, समझ रहे, यानी ये वाला नंबर और ये वाला वैल्यू सेम नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाम सेम रखूं या डिफरेंट रखूं, इसकी कॉपी है। बिल्कुल वैसे ही आपने एक फोटो कॉपी बनाते हैं तो दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। आपने एक असाइनमेंट बनाया, आपने अपना असाइनमेंट अपने दोस्त को दिया, आपके दोस्त ने उसकी कॉपी बनाई। अब और आपके दोस्त ने क्या किया, असाइनमेंट की हेडिंग में कुछ चेंजेस किए, कुछ मार्कर्स हाईलाइट कर दिया कि मेरा ओरिजिनल लगे, सर को लगे मैंने खुद किया, इस तरह की कुछ चीज़ें। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त ने अपने असाइनमेंट में चेंजेस किए हैं, क्या उससे आपके असाइनमेंट पे कोई फ़र्क आएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसने जो चेंजेस किए उसकी कॉपी में चेंजेस किए। तो ध्यान रहे कि ये प्रिंट एफ फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है ये आपका आप है, तो ये प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन आपका दोस्त का असाइनमेंट। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इसमें डजेंट मैटर, सेम असाइनमेंट भी हो सकता है, डिफरेंट असाइनमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक की वैल्यू चेंज होने से दूसरे की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। एंड मोर ऑन दिस नॉन थेरी। ठीक है, थेरी में बात करेंगे, इसकी एग्जांपल देखिए, अभी मैं थोड़ा लेक्चर पे ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वही कीवर्ड यूज़ कर लिया वैल्यू, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ली, और मैंने इसको लिख दिया कि इसके अंदर सिंपली क्या लगा हुआ है, एक प्रिंट एफ का मैसेज लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है,
मैसेज बता रहा है यू हैव एंटर्ड पर्सन डी। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक मैसेज दे रहा है कि आपने जो है एंटर किया है पर्सन डी, और पर्सन डी में क्या आ जाएगा, VAL। मैं यहाँ पे NUM नहीं लिख सकता, मुझे VAL लिखना पड़ेगा क्योंकि इस फंक्शन के अंदर NUM जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे पास VAL में आके वैल्यू कॉपी हुई है। ठीक है, और इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। अच्छा ध्यान रहे, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है पूरा का पूरा मेन फंक्शन के बाहर है, मेन फंक्शन यहाँ एंड हो गया। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पर एंड हो गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स। ये फंक्शन जब भी बनाते हैं तो दूसरे फंक्शंस के बाहर बनाते हैं, वो फंक्शन की बॉडी के बाहर आते हैं क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना कि फंक्शंस किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होते, फंक्शंस बाहर डिफाइन होते हैं क्योंकि बिल्कुल अलग है। यानी ये एक घर है तो ये दूसरा घर है, और एक घर के अंदर दूसरा घर तो नहीं होता, उसके आस पड़ोस में होता है। सेव किया, दोबारा से कंपाइल किया, स्टिल मेरे पास एक वार्निंग आ रही है कि कन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ प्रिंट मैसेज। कन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ प्रिंट मैसेज से क्या मुराद है? अच्छा देख लेते हैं। नोट प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ वाज हियर। कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो है ना प्रिंट मैसेज को कॉल किया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सब कुछ सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है ना, तो पहले लाइन नंबर 3 पे आएगा, फिर लाइन नंबर 4 पर आएगा, फिर लाइन नंबर 5 पर आएगा, एंड सो ऑन, जाते 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 वो लाइन नंबर 10 पे पहुंचेगा। जब वो लाइन नंबर 10 पे पहुंचेगा तो उसको प्रिंट मैसेज की एक लाइन मिलेगी। अब वो प्रिंट मैसेज की लाइन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो कहेगा मुझे नहीं पता है प्रिंट मैसेज क्या है, क्योंकि प्रिंट मैसेज तो कहाँ जाके डिफाइन किया हुआ है, मैंने लाइन नंबर 16 पे डिफाइन किया हुआ है। तो कंपाइलर को एट दिस पॉइंट लाइन नंबर 8 पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि प्रिंट मैसेज क्या चीज़ है, तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, कह देगा कि भाई डिफाइन ही नहीं है, ये तो मसला है, आपने इसको डिक्लेयर नहीं करा या मुझे पहले से कुछ बताया नहीं, ये क्या चीज़ है। तो आप सिर्फ कंपाइलर को फिलहाल रोकने के लिए कि यार ये एरर जनरेट ना करना, उसे शुरू में आगाह कर देते हैं यार मैं आगे चल के ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा, तो काइंडली इस पे ना एरर जनरेट ना करें। तो कंपाइलर कह देता ठीक है, अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ और एरर नहीं दूंगा। तो वो कमिटमेंट कैसे करें? तो वो कमिटमेंट जो है वही कमिटमेंट कहलाती है फंक्शन की डेक्लेरेशन। ये जो हमने की है नीचे, ये चीज़ जो अभी हम नीचे लिख रहा हूँ, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन या जिसे क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन है ये मेरे पास। और ये जो मैंने किया था सिंपली ये क्या था, फंक्शन को मैंने, ये चीज़ थी फंक्शन की कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल भी कर सकता हूँ मैं, फंक्शन की एक्चुअल बॉडी भी मौजूद है, लेकिन कंपाइलर इशू डाल रहा है, कह रहा है ऐसे नहीं होगा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि है क्या। जैसे मैंने प्रिंट एफ पे ये इशू नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने इसको हैश इंक्लूड stdio से बता दिया था लाइन 1 में ही कि भाई आगे चल के अगर प्रिंट एफ यूज़ करूंगा वो ठीक है, वो कहेगा कोई मसला नहीं, आपने पहली लाइन पे बता दिया था मुझे प्रिंट एफ यूज़ करने वाले, स्कैन एफ यूज़ करने वाले, लेकिन लाइन 10 पे जो प्रिंट मैसेज है ये आपने नहीं बताया था यूज़ करने। तो इसलिए आप, चूंकि ये प्रीडिफाइंड नहीं है, मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। और इसको बताने का तरीका क्या है, मुझे बिल्कुल एज इट इज़ ये चीज़ यहाँ लिखनी है, ये लिखनी है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन भी लगेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ लिख दी और सेमीकोलन भी लगा लिया, सिर्फ नाम बताया मैंने, क्या बताया डिक्लेरेशन, नाम क्या है, मैं उससे कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगा या नहीं, मैं उसको कोई पैरामीटर पास करूंगा या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू देना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ बता दें किस टाइप का डेटा देंगे, आप इतना कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, या नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, देखिए नो एरर्स, कोई भी एरर नहीं है, कंपाइलर ने कोई शोर नहीं मचाया कि आपने मसला किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। तो फंक्शन का डिक्लेयर होना ज़रूरी है फंक्शन की कॉल से पहले। ठीक है, तो फंक्शन का डिक्लेयर होना ज़रूरी है फंक्शन की कॉल से पहले।
अगर कॉल मैं यहाँ कर रहा हूँ लाइन नंबर 12 पे, तो फंक्शन को डिक्लेयर मुझे लाइन नंबर 12 से पहले पहले करना है। अगर नहीं करूँगा तो कंपाइलर वार्निंग एरर जनरेट करेगा, कहेगा ये क्या है, हमें नहीं पता, तो कंपाइलर इस पे इशू करेगा। हाँ, जब होगा क्या, कंपाइलर यहाँ पे एरर जनरेट करके नहीं नहीं करेगा, यहाँ पहुँचेगा तो मेरा कंट्रोल जंप करके यहाँ जाएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस इसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, लाइन नंबर 13 पे। कुछ नहीं है 13 पे तो 14 पे आएगा, 14 के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से मेरा फ्लो होगा इस प्रोग्राम का। रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट मेरे पास क्या है। एंटर अ नंबर 7, यू हैव एंटर्ड 7। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का, लेकिन उसमें हमने फंक्शन यूज नहीं किए थे। और आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ज़रूरत है, ये काम तो बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो इसका पर्पस जो मैं आपको सिर्फ फंक्शन का ये बताया है, ठीक है, इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं इससे इस तरह की एग्जांपल सॉल्व करूँ। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। इससे जस्ट मैंने आपको कुछ बातें समझाना चाहिए कि डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, कॉल किसे कहते हैं, डेफिनेशन किसे कहते हैं और फ्लो के एक्चुअल इस्तेमाल फंक्शन का क्या है, उस पर हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से जो समझना है वो ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, कहाँ की जाती है, कॉलिंग किसे कह रहे हैं, ठीक है, कब करनी है, और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ समझनी। एग्जाम्पल बिल्कुल पैथेटिक से सिंपल रखी गई है कि आपको सिर्फ ये फ्लो समझना है। एक्चुअल एग्जाम्पल जो फंक्शन को बताएगी हाँ यहाँ फंक्शन यूज नहीं करता तो बुरा होता और किया है तो अच्छा ही, तो उस पर थोड़ी देर में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वी का नाम हटा दिया। तो डिक्लेरेशन में मुझे ये कमिट करने की जरूरत नहीं होती कि मैं आगे चल के जो इनपुट देने वाला हूँ उसका नाम क्या होगा। मैं बस उसे ये भी बता दूँ ना कि किस टाइप का होगा, काफ़ी है। उसको बस नाम बताना होता है, ये बताना होता है इनपुट किस टाइप का देने वाला हूँ, ये बताना होता है कि आउटपुट किस टाइप का, दैट्स इट। तो अब अगर इस फंक्शन को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी भी 7 दे के देख लेता हूँ, मेरा रिजल्ट स्टिल वही आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई कि मैं वहाँ पे ऊपर डिक्लेरेशन में नाम दूँ ना दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी भी मर्जी, आप दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं कि वी के बजाय मैं एन लिख देता हूँ, एन इधर भी लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा मेरे कोई प्रोग्राम में। मैं फिर से 7 दे देता हूँ और आप देखिए मेरा रिजल्ट 7 ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको कोई नेगेटिव नंबर दे देता हूँ तो वही मेरा नंबर का रिजल्ट आएगा। तो आप देख रहा कि मैं प्रोग्राम में थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर सकता हूँ, उससे मेरे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो इससे पहले हम मज़ीद आगे बढ़ें, यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो पूछ लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है और इंतहाई सिंपल भी है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसको सही से समझ। तो अगर किसी को यहाँ पर कोई क्यूरीज हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, हिचकिचाए नहीं, कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। जब मैं आपके स्टेज पे था तो मेरा हाल भी बहुत बुरा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आप लोग पूछें ताकि फिर आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो वेटिंग फॉर योर क्यूरीज। तो क्या सबको क्लियर है क्लास यहाँ तक जो हमने बातें पढ़ी? एनीवन?
चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि क्लियर है, खामोशी है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि व्हाट वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या चीज़ें इस वक्त समझ के जाएं। समझने वाली बातें ये हैं कि वही कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है और उसे हमें क्यों टॉप पे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन को एक्चुअली इन्वोक किया जाता है, जो भी कहीं पे भी बना हुआ पड़ा हो हार्ड डिस्क के अंदर, मैं उसे बुलाता हूँ और उससे कोई काम लेता हूँ। ठीक है, और मैं उससे काम सिर्फ तभी ले सकता हूँ कि जब वो मेरे पास उसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, तो अब मैं खुद फंक्शन बना रहा हूँ तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे खुद ही देना पड़ेगी। अच्छा, इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, ठीक है, मॉडिफाई कर लूँ, उससे मुराद ये है कि मैं चलो नाम ही चेंज कर लेता हूँ इसको। मैं प्रिंट मैसेज के बजाय थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ फंक्शन को। और मॉडिफाई क्या कर लेता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फंक्शन मुझे स्क्वायर ऑफ नंबर रिटर्न करे। समझ रही, ये फंक्शन मुझे स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करे। तो इसका तरीका बड़ा आसान सा है कि अब चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रिटर्न करे, तो इंटीजर नंबर है, स्क्वायर करूंगा तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर, तो मुझे यहाँ से INT लिख देना चाहिए। और यहाँ पर भी वॉइड की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, INT लिख देना चाहिए। ठीक है, और मुझे इस फंक्शन से कुछ प्रिंट नहीं कराना, मुझे सिर्फ इस फंक्शन से स्क्वायर कैलकुलेट कराना है। और स्क्वायर क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये चीज़ होती है मेरा स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूँ INT SQR इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय नम। ठीक है, ये मेरे स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्क्वायर आ जाए। अब क्या करूँ, इसको मैंने कैलकुलेट तो कर लिया स्क्वायर को, मैं मुझे ये रिजल्ट रिटर्न कैसे करें, वापस कैसे करूँ ये रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको रिजल्ट को वापस भेजने का तरीका ये है, सिंपल कीवर्ड यूज करूँ मैं, RETURN, और मैं क्या वापस भेजना चाहता हूँ, SQR, दैट्स इट। ये लिखने से क्या होगा कि इस फंक्शन से मैं रिजल्ट भेज सकता हूँ वापस। अब अगर मैंने रिजल्ट वापस भेजा है, यानी यहाँ से रिजल्ट जाएगा वापस, तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं जाके सेव होना चाहिए। तो वो रिजल्ट कहाँ सेव होना चाहिए, यहाँ पे भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, SQUARE, स्क्वायर में सेव होना चाहिए। अब स्क्वायर लिखा है तो डिक्लेयर भी होना चाहिए SQUARE। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शन में क्या क्या चेंजेस कर ली कि अपने फंक्शन के अंदर मैंने स्क्वायर कैलकुलेट करवाया नम मल्टीप्लाई बाय नम से, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम था SQR। ठीक है, और उस SQR वेरिएबल को मैंने सिंपली क्या करा दिया, रिटर्न। रिटर्न लिखने से क्या होता है कि मेरा फंक्शन जो है कोई ना कोई डेटा वापस लेके जाता है। इससे पहले मैंने रिटर्न नहीं लिखा था तो मेरा फंक्शन कोई डेटा वापस लेके नहीं जा रहा था, लेकिन रिटर्न लिखा है कोई डेटा वापस लेके जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो डेटा यहाँ आएगा, तो उस डेटा को मुझे किसी न किसी चीज़ में कंटेन कराना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इस फंक्शन में आपने देखा कराया कि साइन फंक्शन को मैंने वैल्यू पास की, साइन फंक्शन ने कोई ना कोई डेटा रिटर्न किया, तो डेटा को मुझे किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ता है, वरना वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मैंने वैसे ही किया कि जो मेरे फंक्शन ने डेटा रिटर्न किया उसको मैंने स्क्वायर में सेव करा। अब कैसे पता लगे कि स्क्वायर कैलकुलेट हुआ भी है या नहीं, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि मैं यहाँ पे प्रिंट एफ डाल देता हूँ, प्रिंट एफ, और क्या मैसेज दे देता हूँ कि SQU स्क्वायर ऑफ %d इज %d, और किसका स्क्वायर था, नम का स्क्वायर है, और वो किस में आके सेव हुआ है, SQUARE में। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो इससे क्या होगा कि अब फ्लो क्या है। अच्छा, फ्लो पे जाने से पहले वही वाली बात कि मेरा इस वक्त फंक्शन का नाम जो है ना वो कुछ रीजनेबल नहीं लग रहा, ये है प्रिंट मैसेज, जबकि मैं इसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, स्क्वायर। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, Ctrl F,
रिप्लेस में जाता हूँ, प्रिंट मैसेज को सिंपली किससे रिप्लेस कर देता हूँ, SQUAR, ठीक है, ये मुझे स्क्वायर रिटर्न कर, रिप्लेस रिप्लेस। अच्छा, अब मैंने रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे भी वर्ड स्क्वायर यूज हुआ है जो मेरे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे भी वर्ड स्क्वायर यूज हुआ है जो मेरे वेरिएबल का नाम है। तो इट्स बेटर कि मैं इसको कुछ और नेम दे दूं, वरना हो सकता है कि कंफ्यूजन मेरे लिए बढ़ जाए, तो मैंने इसको भी SQR नाम दे दिया, ठीक है। SQR डजेंट मैटर, कोई भी नाम दिया जा सकता है, आप अच्छे से, मैंने नाम को चेंज क्यों कर दिया कि डिस्टिंग्विश हो सके, ठीक है। इसको मैं S भी नाम दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन SQR नाम दे दिया। फंक्शन का नाम मेरा स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, हुआ क्या। हुआ ये कि मैंने यूजर से बोला कि आप एक नंबर एंटर करें, यूजर ने एक नंबर एंटर किया, उस नंबर को मैंने स्क्वायर फंक्शन को पास कर दिया, स्क्वायर फंक्शन को पास किया, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो मुझे रिटर्न करेगा उस फंक्शन का स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर आकर किस में सेव हो जाएगा, SQR, और सिंपली देन मैं SQR को डिस्प्ले करा दूँ, सिंपली मैं SQR को डिस्प्ले करा दूँ, ठीक, सिंपल सा काम था। लेकिन इसमें होगा क्या, जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरा कंट्रोल यहाँ से जम करके कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और इसकी जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो करेगा, स्क्वायर जैसे भी कैलकुलेट हो, डजेंट मैटर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्वायर फंक्शन की डेफिनेशन की, वहां से स्क्वायर कैलकुलेट होकर मेरे पास वापस आएगा, और मैं सिंपली डिस्प्ले करा दूंगा। और स्क्वायर फंक्शन ये काम कैसे करेगा, स्क्वायर फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर मैंने इसको पास किया है उसको मल्टीप्लाई करेगा, आपस में एक वेरिएबल में सेव करेगा, और उसे रिटर्न कर देगा। सेव कर लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। मैंने इसको नंबर पास किया 5, तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 25। मैंने दोबारा रन किया, रिजल्ट 7 करा, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 49। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने स्क्वायर का एक मैथमेटिक्स का फंक्शन बना लिया जो शायद नहीं था पहले। जो भी हमने मैथमेटिक्स के फंक्शन देखे उसमें स्क्वायर का फंक्शन नहीं था, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने खुद से ही बना लिया। तो मैं अपनी मर्जी से फंक्शन भी बना सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम शॉर्ट हो रहा है तो मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ, तो जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से लेके जाएं, यानी व्हाट आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस एग्जांपल इज कि फंक्शन में अगर ये रिटर्न लिखा हुआ है तो ये फंक्शन कोई ना कोई डेटा वापस करेगा, यानी कोई ना कोई डेटा ये वापस ले जाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। और ये उस किस टाइप का डेटा लेके जाएगा, ये लिखा हुआ इंटीजर, तो मैंने यहाँ बताया था कि ये किस टाइप का डेटा लेके जाने वाला है, इंटीजर टाइप का लेके जाना। और ये रिटर्न का कीवर्ड आप डे 1 से यूज करते आ रहे हैं, कहाँ पर, आप अगर ये ध्यान दें अपने मेन फंक्शन में आप हमेशा यूज करते थे रिटर्न 0। तो इसका मतलब है मेन फंक्शन भी कुछ ना कुछ डेटा लेके जाता है, और उसमें हमेशा ही क्या लेके जा रहा है, 0। और चूंकि मेन फंक्शन रिटर्न 0 0 इज एन इंटीजर कर रहा है, तो इसी वजह से मेन फंक्शन के यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते थे, इंटीजर, ये बताने के लिए कि मेन फंक्शन एक डेटा वापस लेके जाएगा, और वो डेटा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। और जब हम यहाँ पे 0 वापस करते थे तो प्रोग्राम में एरर नहीं आता, लेकिन अगर मैं 0.0 कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एरर आएगा, आना चाहिए, लेकिन ये इसने मिस कर दिया कंपाइलर की वजह से। या चलें मैं इसको 0.0 के बजाय कोई करेक्टर दे के देख लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या करता है। फ्लोटिंग और इंटीजर में बातों कर रहा है, ये मिस कर रहा है, डोंट नो क्यों मिस कर रहा है, लेकिन ये काम अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ ज़रूर इशू आ जाएगा। कहाँ पर, हमारे अपने वाले फंक्शन में, यहाँ पे SQR की बजाय मैं लिख देता हूँ, देखते हैं इसमें क्या इशू आता है कि नहीं। अच्छा, कंपाइलेशन पे नहीं आया, लेकिन ये रन टाइम पे तो आपको पता ही है मसला करेगा, ठीक है। रिजल्ट में मसला आ रहा है, लेकिन कंपाइलेशन पे ये एरर नहीं देता, लेकिन लॉजिकली हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इसकी डेटा टाइप और ये डेटा टाइप सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 0 की डेटा टाइप
और इसकी डेटा टाइप्स। ठीक है, 0 का मतलब होता है मेन फंक्शन का नॉर्मल टर्मिनेशन। और भी नंबर पास किए जा सकते हैं लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग है, और फॉर डिटेल आप इस पर रिसर्च कीजिएगा कि अगर कुछ और नंबर पास करता हूँ तो उसका मीनिंग क्या है। लेकिन रिटर्न 0 इन मेन फंक्शन मीन्स नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ओके, क्लास को रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने प्रोग्राम को कुछ इस सूरत हाल में छोड़ा था। ठीक है, तो इस पे मैंने कहा था कि हम वापस आके इस प्रोग्राम को थोड़ा और एवॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अननेसेसरी हैं जिसे मैं चाहूँ तो ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो मैं यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर मैं अपने इस स्क्वायर रूट के फंक्शन को देखूँ तो इसमें मैं कुछ ड्रॉप कर सकता हूँ और मेन फंक्शन में भी मैं कुछ ड्रॉप कर सकता हूँ। पहले आता हूँ मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन पे अगर मैं चाहूँ तो ये वाली लाइन जो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर लिख रही है, इसको यहाँ से कट कर लूँ और डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं रह जाती कि मैं ये लाइन लिखूँ। मैं अपनी फंक्शन कॉल को डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली इस %d की जगह पर प्लेस हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट का जो भी रिजल्ट है वो एक नंबर होगा और वो नंबर किस जगह पर अपेयर हो जाएगा, सेकंड प्लेस होल्डर की जगह पर हो जाएगा। और मैं ऐसा करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जब मुझे किसी रिज़ल्ट की आगे फर्दर जो है प्रोसेसिंग ना करनी हो, यानी मुझे SQRT को बस कैलकुलेट करके डिस्प्ले ही कराना है, यानी आगे उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ज़रूरत नहीं कि मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, क्योंकि वेरिएबल में स्टोर करने का सिर्फ तभी फ़ायदा है कि आगे चल के मैं उसके ऊपर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या फर्दर प्रोसेसिंग करने वाला हूँ। तो इट्स बेटर, अगर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ही लिख दूँ। यानी फंक्शन कॉल जो है मेरी यहाँ से हट के कहाँ चली गई है, इसी लाइन के अंदर चली गई है। तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ कि फंक्शन कॉल मेरी यहाँ है और इस लाइन को कम्प्लीटली यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरा कोड और नाइस लगेगा, थोड़ा क्लीनर हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है स्टिल। तो मैं इसको देता हूँ 4 स्क्वायर आएगा 16, तो इट इज़ स्टिल वर्किंग फाइन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस वेरिएबल भी हटा दिया, तो यहाँ से भी हटा देता हूँ, SQR की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कोड कुछ क्लीन लग रहा है। मैंने यूज़र से बोला एंटर अ नंबर को डायरेक्टली यहीं पे पास कर दिया और जो भी इसका रिजल्ट आएगा डायरेक्टली यहीं से डिस्प्ले हो जाएगा, किस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ ये क्लीन कोड करने के लिए लॉजिक से इसका कोई लेना देना है। लॉजिकली पिछली वाली अप्रोच भी बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं। आप लिखेंगे दोनों अप्रोच 100% सही है, दोनों बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन एक मोर कॉम्पैक्ट एंड क्लीनर है और दूसरी थोड़ी सी एक्सपेंडेड है। इसे फर्दर क्लीन क्या किया जा सकता है, इसे फर्दर क्लीन ये किया जा सकता है कि यहाँ पे भी मैंने इस रिज़ल्ट को पहले SQRT में स्टोर किया है, देन रिटर्न करा है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे लाइन लिख सकता हूँ RETUR रिटर्न, और बस दैट्स इट। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक ही लाइन लिखनी पड़े, रिटर्न करा दो सिंपली क्या है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, रिटर्न करा दो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। और क्लैरिटी के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, राउंड ब्रैकेट्स में, कि एक्चुअली क्या रिटर्न होने वाला है। ये रिटर्न होने वाला है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो उस कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने पूरी इक्वेशन को कंपाउंड कर दिया कि ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, देन ये रिटर्न हो जाएगा रिटर्न के थ्रू। फिर वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट पे कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं। मैंने इसको 8 दिया, 8 8 64, तो रिजल्ट पे मेरे स्टिल कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा कोड अब मोर कॉम्पैक्ट एंड क्लीन हो गया है। अगर देखें आप तो तीनों चीज़ें ये रही फंक्शन की डिक्लेरेशन जो बता रही है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, SQRE, फंक्शन का नाम होगा SQRE, और ये एक वेरिएबल इनपुट लेगा
और उस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर होना ज़रूरी है सही काम करने के लिए। एरर जनरेट नहीं होंगे, वार्निंग भी जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर डेटा टाइप मिसमैच होती है तो फाइनल रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा था अभी के रिटर्न में अगर मैं करेक्ट रिटर्न करा दूंगा तो रिज़ल्ट मेरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कमिटमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इंटीजर टाइप का ही डेटा दूंगा और आप जो मुझे रिजल्ट रिटर्न करेंगे फंक्शन वो भी इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन इज सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट आपने पहले कर लिया ताकि कंपाइलर आगे चल के एरर जनरेट ना करे। फिर जब आपने कंपाइलर में ये फंक्शन कॉल किया तो आपने यहाँ कॉल किया और आपने इसको जो वैल्यू सप्लाई की है वो देखें, इनपुट एक इंटीजर है और डेफिनेटली जो इससे रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो इसीलिए आपने यहाँ पे भी क्या यूज़ किया, %d यूज़ किया। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर आकर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और वो इंटीजर ही होना चाहिए क्योंकि इस फंक्शन में आपने कमिट किया है कि वो इंटीजर ही हो। फिर उसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो आपने एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है कि ये फंक्शन करेगा क्या और कैसे करेगा। तो आपने पूरा बताया हुआ है कि इसका काम सिंपली, वैसे तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, स्क्वायर करना है तो इसने रिटर्न कर देना है नंबर को इटसेल्फ, उसी से मल्टीप्लाई करना है और रिटर्न करा देना। तो ये SQARE स्क्वायर का एक फंक्शन बन गया है। अब आपको अगर कहीं पे भी कभी भी कोडिंग में स्क्वायर के फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ ये दो काम करने हैं, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग। आपको ये काम बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वैसी जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो आपने सिर्फ करी थी मैथ्स लाइब्रेरी की डिक्लेरेशन और उसके फंक्शन को यूटिलाइज़ किया था, कॉल किया था, कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। तो जब आप अपना फंक्शन बनाते हैं तो उसमें भी यही फ़ायदा होता है कि इम्प्लीमेंट वंस एंड रीयूज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप उसको रीयूज़ जितनी मरतबा भी चाहें कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है फंक्शन की रीयूजेबिलिटी का। तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए, फंक्शन की रीयूजेबिलिटी को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं और इसमें एम्फेसाइज करते हैं कि फंक्शन वाकई रीयूजेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ वैसा है या नहीं। ठीक है, तो होपफुली ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं थी। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं और उसको नाम दे देंगे जो भी, खैर एक प्रोग्राम आपने ऑलरेडी बनाया था, कहाँ बनाया था मैं आपको रिविजिट भी करा देता हूँ। वो प्रोग्राम आपने अब से 2 लैब पहले एक प्रोग्राम बनाया था, ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। ठीक है, लैब 1 में मैंने इसका आपको फ्लो चार्ट भी दिया था और ये एक्सरसाइज टास्क में भी शामिल थी। तो ये प्रोग्राम मुझे करना है, मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ, हैश इंक्लूड, फॉलो करिएगा साथ साथ क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, अगर साथ फॉलो करेंगे तो चेंजेस करना आसान रहेगा। stdio.h int मेन। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा int मेन से पहले क्यों लगाता हूँ और क्यों हमेशा यहाँ पे जाके मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। ये इसका ताल्लुक इससे है। अगर int नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर void लिख दूंगा तो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन डेव C++ ये जो आपका सॉफ्टवेयर, इसकी रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे इंटीजर लगाऊँ। ठीक है, सेव किया मैंने, इसको सेव कर दिया किस नाम से, फैक्टोरियल, एंड सेव। printf एंटर आ नंबर, ठीक है, और यूज़र ने नंबर एंटर कर देना है, scanf, और मैंने कर लिया scanf %d, और किस चीज़ में नंबर इनपुट ले लिया मैंने, नम में ले लिया। लेकिन नम जैसे कि डिक्लेयर नहीं है तो मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा int यानी। ठीक, मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो FACT फैक्टोरियल इक्वल्स टू NUM फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। लेकिन फैक्टोरियल भी डिक्लेयर नहीं है तो फैक्टोरियल भी डिक्लेयर करना है, मैंने फैक्टोरियल को भी ऊपर डिक्लेयर कर दिया। और फिर मैंने कहा कि वही printf, अच्छा यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा ली हैश इंक्लूड math.h। math.h क्यों इंक्लूड करा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ
डी इज या परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, और क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट। ठीक है, मैंने ये एज्यूम किया है कि फैक्टोरियल का जो ऑपरेशन है ये मैथ्स की लाइब्रेरी में मौजूद है। ठीक है, इट्स जस्ट माई एजम्पशन, क्योंकि मैंने कहा मैथ्स के फंक्शन सब है तो फैक्टोरियल भी मैथ्स का एक फंक्शन है, और मैं ऐसे ही लिखता हूँ ना मैथ्स में, नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा देता हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अगर नंबर में 5 मौजूद हुआ तो 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाएगा, नंबर में कुछ भी हो सकता है 5, इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास मैथ्स जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर में ये ऑपरेशन मेरे पास बिल्ट इन होता है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैंने कंपाइल किया, और क्या मसला आया, मसला आ रहा है कि इन फंक्शन मेन एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, सेमीकोलन कहीं क्या मैं भूला हूँ, नहीं, मैं सेमीकोलन कहीं पे भी नहीं भूला हूँ। तो ये मुझे एक अजीब सा इशू दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि ये जो मैंने फैक्टोरियल लिखा है एक्चुअली ये ऑपरेटर तो है, इसने इस पर एरर जनरेट नहीं किया, क्योंकि फैक्टोरियल का मीनिंग तो है इसमें, इसको ये नॉट ऑपरेटर कहता है, तो इसने नॉट ऑपरेटर का इशू जनरेट नहीं किया, लेकिन ये कह रहा है कि आपने नम से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा और फिर जाके आप लिखेंगे तो सही कहलाएगा। आप क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन लाइन 14, लाइन 14 पे सेमीकोलन है, तो ये कुछ इस तरह के एरर दे रहा है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, लेकिन एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर सेमीकोलन, अच्छा ये कह रहा है एक्सप्रेशन मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग नहीं, एक्सप्रेशन मिसिंग है, कह रहा है कि आपने ये पूरी नहीं लिखी है। ठीक है, सिर्फ ऐसे आप नॉट नहीं लगा सकते, ये गलत है, यानी मैं ये कर सकता हूँ कि नॉट इक्वल्स टू 5, अब ये इशू नहीं करेगा, अब ये कंपाइल कर देगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, इस पे इशू नहीं आएगा। कह रहा है एक्सप्रेशन सही नहीं है जो आप लिख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मुझे ये एक मेरे सामने मसला क्रिएट हो गया कि मैं फैक्टोरियल सॉल्व करना चाह रहा था, मेरी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन फैक्टोरियल का कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं है मैथ्स लाइब्रेरी में। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूं, तो जब नहीं होता कुछ आसानी से नहीं मिलता तो मुश्किल रास्ता, तो मुश्किल रास्ता क्या था, मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे पता है ना कि फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, डजेंट मैटर, मुझे लूप आती है, मैंने लूप यूज़ की। अब लूप में मुझे एक वेरिएबल चाहिए, लूप का वेरिएबल है आई, ले लेते हैं, आई को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, डिक्लेरेशन नहीं कर सकता लूप की बॉडी में, सी लैंग्वेज में आई इक्वल्स 2 मैंने ले लिया, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक चले, और सिंपली आई होता जाए प्लस प्लस, और मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, और आपको याद होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते थे, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और चूंकि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट आइटरेशन में इसमें क्या होना ज़रूरी है, ये हमने बात की थी कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 होना ज़रूरी है। तो अब चेक करता हूँ क्या रिज़ल्ट मेरा सही आ रहा है या आ भी रहा है या नहीं। अच्छा, सेमीकोलन मैंने यहाँ मिस किया है तो ये मसला कर रहा है, दोबारा करते हैं, सेव कंपाइल, कोई इशू नहीं, मैं इसको नंबर देता हूँ 5, 120 आंसर आएगा, सो ब्यूटीफुल, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, मैंने फैक्टोरियल को खुद ही से कैलकुलेट करना सीख लिया और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ गया, मैं आगे चला गया, इसको मैंने इसी तरीके से कोड किया और मैं आगे निकल गया, और आगे चल के मैं कोई और कोडिंग कर रहा हूँ, और इधर मुझे कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि बताता हूँ आपको, stdio.h, ठीक है, int main, मैंने उस प्रोग्राम को लिख दिया, वो प्रोग्राम चल रहा था, थोड़े दिन बाद मुझे रिक्वायरमेंट कुछ और आई और मैंने कुछ और प्रोग्राम लिखा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे कैलकुलेट करना है NCR और NPR, मुझे ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, NCR एंड NPR का मुझे एक फंक्शन बनाना है।
ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, आगे चल के मुझे कुछ और एडवांस मैथ्स के फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई से, और मुझे ये भी पता था कि एनसीआर और एनपीआर के फंक्शन जो हैं लाइब्रेरी में बने बनाए मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूं, अब पहले तो वही प्रिंट एफ यूज़र को मैसेज दिया कि भाई एंटर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अच्छे से मैसेज दे दिया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, बैक स्लैश के साथ मैंने डबल कोड लिया और यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया, स्कैन एफ %d कॉमा, अच्छा इधर तो मुझे पता है एन ही है तो मैं उसको एन ही का वर्ड दे देता हूँ, और सेम लाइन में कॉपी कर लेता हूँ आर के लिए, एंटर वैल्यू ऑफ आर, और यहाँ पे भी कर देता हूँ आर, और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एन कॉमा आर, और मेरा रिजल्ट क्या आएगा, एन सी आर, और एक और रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, एन पी आर। ये दो रिजल्ट आ गए। तो अब पता ये चला कि मुझे फॉर्मूला जो होता है एन पी आर का, वो है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन माइनस आर का फैक्टोरियल का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, मुझे पता लगा कि ये फॉर्मूला है इस चीज़ का। तो अब यहाँ पे एक बात आगे, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है मुझे दोबारा से इन दो टर्म्स का। तो अब क्या करूँ, दोबारा से फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँ, पहले एन का लिए ये पूरी लॉजिक लिखूँ, ये जो अभी मैंने लिखी ये पूरी की पूरी, और इसमें एन के लिए सॉल्व करूँ, और फिर यही काम मैं दोबारा से किसके लिए करूँ, एन माइनस आर के लिए करूँ। और फिर बात की जाए तो एन सी आर का फॉर्मूला भी है मेरे पास, वो क्या है, वो है एन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन फैक्टोरियल होता है, एन फैक्टोरियल है या एन माइनस आर, देख लेता हूँ आपके मैनुअल में ये एग्जांपल गिवन है। एन पी आर का फॉर्मूला, एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, एन नंबर ये रहा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है। तो फिर ये कहेगा कि आर का फैक्टोरियल, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, दोबारा से एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको 5 मरतबा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, देख रहे हैं आप। तो 5 मरतबा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना मतलब कि ये लॉजिक में 5 दफ़ा रिपीट करूँ ये काम, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि मैं बार बार ये काम करूँ, रिडेंडेंसी आ रही, रिपीट करूँ। एक मरतबा जब काम कर चुका हूँ तो उसे सेव ना कर लूँ किसी तरीके से कि मैं उसे बार बार यूज़ कर सकूँ। जी क्लास बताइए, इज़ इट बेटर कि मैं उस काम को सेव कर लूँ जो मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, ताकि मैं उसे बार बार रीयूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको रीयूज़ करना है तो ये प्रोग्राम जब मैं लिख रहा था तो इसको मैं कुछ बेटर तरीके से लिखता हूँ। बेटर तरीके से क्या है कि मैं इस फैक्टोरियल को फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ int, जिसका रिजल्ट होगा, एक फंक्शन है जिसका नाम है फैक्टोरियल, जिसको मैं एक डेटा दूंगा, और डेटा डेफिनेटली किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस मत कीजिएगा, डिक्लेरेशन में सेमी कॉलन आता है, बाकी कहीं पे नहीं आता। और ये मुझे रिजल्ट देगा, और रिजल्ट भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ठीक, और फिर मैं नीचे एक फंक्शन बना लेता हूँ int फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू आ सकती है, मैंने vel का वर्ड यूज़ कर लिया, और दैट्स इट। और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये सारी लॉजिक जो है मैं यहाँ से कट करता हूँ, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लॉजिक ले जाता हूँ यहाँ। ठीक है, ये सारी की सारी लॉजिक जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगी वो मैं ले जाता हूँ वहाँ। और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ, नम यूज़ हुआ था, नम के बजाय मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, val यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे val लिखा है तो यहाँ पे भी val। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं।
फर्दर मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए। किसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन होनी चाहिए? INT FACT और ये होना चाहिए 1। मुझे ये एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं फैक्ट को यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने ये वाली लाइन, फैक्ट वाली लाइन, और ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे से उठा के इधर ले आया इस फंक्शन में। तो यहाँ से फिर ये वाली लाइन हट जाएगी, इधर ले आया हूँ तो। फर्दर आई भी लूप का वेरिएबल था, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया, तो आई कहाँ जाएगा? आई भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो लूप से ताल्लुक़ रखने वाले वेरिएबल थे वो भी मैं कॉपी करके कहाँ ले आया? इस फंक्शन में ले आया। ठीक है, तो आई भी यहाँ आ गया, फैक्टोरियल भी आ गया, और VAL मैंने रिप्लेस कर दिया नंबर की जगह। ठीक है, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने फ़िलहाल VAL कर दिया। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा वैल्यू के रिस्पेक्ट से, और वो किस में स्टोर हो जाएगा आपको पता है, लूप रन होगी तो फैक्ट में। अब मुझे ये रिजल्ट जो है इवेंचुअली क्या कराना है? रिटर्न कराना है, बस रिटर्न फैक्ट, दैट्स इट। ये कर दूंगा तो अब मेरा फंक्शन क्या करेगा? फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, और एज ए रिजल्ट फैक्टोरियल का जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली वो जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए लिख सकता हूँ फैक्टोरियल, और किस चीज़ का फैक्टोरियल चाहिए मुझे? नम का। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया कि फैक्टोरियल ऑफ %d, और इससे क्या होगा कि ये जब भी कॉल होगा मैं जंप करके यहाँ जाऊँगा, जो भी नंबर होगा इधर पास कर दूँगा, प्रोसेसिंग करूँगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आके यहाँ पे प्लेस करूँगा, और फिर वो रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा? इस प्लेस होल्डर की जगह पे। ठीक है, रन करके देख लेते हैं क्या ऐसा ही है जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं। F9 F10 एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, पहले भी यही रिजल्ट आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है। किसी और का भी चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 6 720, ये भी सही आ रहा है। तो अब क्या किया है मेरा प्रोग्राम, दो हिस्सों में मैंने ब्रेक कर दिया, मेन फंक्शन एंड फैक्टोरियल का फंक्शन। मेन फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है कि यूज़र से एक नंबर ले बस, और फिर यूज़र को रिजल्ट डिस्प्ले करा दे यूजिंग दैट फैक्टोरियल फंक्शन। यानी मेन फंक्शन की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हुआ, उसको बस ये फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल करना है और रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन असल मेरा मकसद इसको यहाँ लिखने का ये नहीं था कि ये प्रोग्राम अच्छा हो। असल मकसद ये है कि मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ, जो कि फैक्टोरियल की लॉजिक मैंने एक दफ़ा बना ली, और उसको ले जाता हूँ अपनी इस फाइल के अंदर, और इस फाइल में मैं इसको नीचे लिख दूँ या ऊपर लिख दूँ, कोई फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, लेकिन ऊपर लिखने का एक फ़ायदा है। आप देखेंगे कि मैंने इस लाइन को बस यहाँ लिख दिया। ठीक है, इससे कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि जब भी वो लाइन 3 पे आएगा कि फैक्टोरियल का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो मैंने अपने फैक्टोरियल का फंक्शन ऊपर लिख दिया और लिखा हुआ है, यानी अब फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। तो अब इस फंक्शन में जब मुझे NPR कैलकुलेट करना है तो मुझे इस लाइन को सिर्फ रिप्लेस करना है किस चीज़ से? फैक्टोरियल ऑफ n। मुझे नहीं फिक्र करने की ज़रूरत कि फैक्टोरियल कहाँ से आया, मुझे सिर्फ फोकस करना है कि मेरी जो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट वो है NPR। तो मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ n-r, मेरे पास NPR की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने कहा फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-r। तो आपने देखा कि मेरा काम कितना आसान हो गया, 5 मरतबा मुझे वो फैक्टोरियल की लॉजिक कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। लिखा एक दफ़ा, यूज़ कितनी दफ़ा करे? 1 2 3 4 और 5 दफ़ा। और अब आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लिखते वक्त मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है जिसको मैं अगर पास करूँगा तो वो मुझे फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। और ये फंक्शन कहाँ से आया? ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे रिजल्ट भी डिस्प्ले कराना है। तो printf, और printf में क्या करूँगा कि एन सी आर, अच्छा एन पी आर है पहले, एन पी आर इक्वल्स टू %d, ठीक है, और कॉमा कर लेते हैं, और एन सी आर इक्वल्स टू %d, और क्या क्या आएंगे, एन पी आर आ जाएगा, रिजल्ट जो भी है एन सी आर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो आपने देखा कोई एरर नहीं आया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लाइन ऊपर लिख दी थी, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर ना लिखता इस लाइन को तो क्या होता, मेरे पास कंपाइलेशन एरर आ जाता। यानी अगर इस लाइन को मैं नीचे ही लिखता, जैसे कि हमेशा से लिखता आ रहा हूँ, तो क्या होता, आप देखते हैं कंपाइलेशन एरर आता है नहीं। अच्छा कट नहीं हुई, कट करना था मुझे। खैर यहाँ पे कंपाइलेशन एरर बनना चाहिए, अभी इसने पहले तो एरर दिया था लेकिन अब नहीं दे रहा। रन करके देख लेते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ एन, ठीक है कुछ भी दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। वैल्यू ऑफ आर 2 दे देता हूँ। तो फार्मूले के तहत क्या आना चाहिए देख लेते हैं। एन फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल, या 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 120 को तो क्या आता है, 20 आता है। एनपीआर का रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह एनसीआर का रिजल्ट भी डेफिनेटली बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ रिजल्ट डजेंट मैटर, रिजल्ट तो सही आ रहे हैं, यहाँ मैटर ये करता है कि मैंने अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कैसे किया। तो अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे ही किया कि मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा बनाया और उसे 5 दफ़ा यूज़ किया। अब मैं चाहे 50 दफ़ा यूज़ करूँ, मुझे बार बार ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टोरियल फंक्शन कहाँ से आया, कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया। तो ये है ब्यूटी ऑफ फंक्शंस कि मैं फंक्शंस में अगर ब्रेक कर दूं तो मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, और वही मैंने यहाँ पे किया, 5 दफ़ा मैंने वो लॉजिक रीयूज़ कर ली, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मैं चाहता तो यहाँ पे साइन का फंक्शन को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकता था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही फैक्टोरियल को मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज़ कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने देखा इसको बनाने की मेहनत कितनी दफ़ा लगी, सिर्फ एक दफ़ा लगी। अगर मैंने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया तो मुझे बार बार इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपाइलेशन में एरर नहीं आया, लेकिन अगर आप फैक्टोरियल वाली लाइन नीचे लिखते हैं तो ये लाइन ऊपर लिखना मस्ट है, जिसमें यही बताना कि डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है अगर आप फंक्शन को नीचे लिखते हैं। कॉलिंग से पहले अगर कॉलिंग के बाद अगर फंक्शन आता है, कॉलिंग ये हो रही है, ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन अगर कॉलिंग के बाद लिखी हुई है तो डिक्लेरेशन इज मस्ट, समझ रहे हैं। अगर बीच आपने कंपाइलर को पहले से नहीं बताया कि फैक्टोरियल क्या है डिक्लेरेशन करके, तो आपको बताना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यही लाइन ऊपर ले जाके लिख दें तो फिर आपके लिए डिक्लेरेशन करना ना करना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब कंपाइलर यहाँ तक पहुँचेगा, कॉल तक जब भी पहुँचेगा, नहीं लाइन 23 पे जब पहुँचेगा तो उसे ऑलरेडी पता होगा फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि मैं इस फैक्टोरियल को ऊपर ही यहाँ पे लाइन 3 पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑप्शनल हो जाती है अगर मैं डेफिनेशन को टॉप पर लिख दूँ, ठीक है, एक बात ये समझना नहीं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन के देखें, मैंने एनसीआर एनपीआर कैलकुलेट किया, लेकिन मैंने फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है ये फिक्र इस प्रोग्राम में नहीं की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही फैक्टोरियल बना लिया था। तो यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, तब तक मैं देखता हूँ। आप चैट बॉक्स में पूछें कि लेक्चर में और हमारे पास क्या है, ठीक है। लेक्चर में ये था, एक और एग्जाम्पल आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, मैंने दूसरी एग्जाम्पल करा दी आपको। थोड़ी सी थेरेटिकल एस्पेक्ट है, इसको मैं थेरी में ही एम्फेसाइज कर दूंगा, ठीक है। थेरेटिकल बातें हैं कि मस्ट मैच, वही वाली बात है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स मस्ट मैच होने चाहिए। अच्छा,
इस प्रोग्राम में फर्दर क्या किया गया है कि NCR और NPR को भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी NCR और NPR को भी फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी मैं चाहता हूँ कि हो सकता है आगे चल के मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें मुझे NCR कैलकुलेट करना हो सकता है मुझे आगे चल के NCR कैलकुलेट करना हो, तो मैं बार बार नहीं चाहूँगा कि इतनी बड़ी लाइनें लिखूँ या NCR का फॉर्मूला याद रखूँ, तो मैं सिंपली NCR के लिए भी एक फंक्शन बना लूँगा। जैसे कि से मैं यहाँ बना देता हूँ NCR के लिए एक फंक्शन, यहाँ पे नाम दे देते हैं उससे, ऊपर बना लेता हूँ। फैक्टोरियल तो ऑलरेडी बना हुआ है, फैक्टोरियल और मेन के दरमियान में बना लेता हूँ INT NCR, ठीक है। और इस फंक्शन को दो चीज़ें पास की जाएंगी, एक चीज़ होती है n आता है इसमें इनपुट, और एक और चीज़ क्या आती है r आता है। इसके दो इनपुट्स हैं, ठीक है, n एंड r। अब मेरा सिंपली काम क्या है कि मैं ये जो NCR वाली लाइन है यहाँ से कट करके ले आऊँ और कहाँ पेस्ट कर दूँ, यहाँ पेस्ट कर, ठीक है। और वही वाली बात कि सारा का सारा रिजल्ट मुझे रिटर्न कराना है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न लिख देता हूँ इसमें, और फॉर क्लैरिटी यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स कर देता हूँ। तो अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मुझे, अगर मैं इसको n की वैल्यू सप्लाई कर दूँ, इसे मैं r की वैल्यू सप्लाई कर दूँ, तो ये मुझे पूरा ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा और इसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। सिमिलरली मैं यही काम NPR के लिए भी कर सकता हूँ। NPR का सिंटेक्स भी इसे मैं n पास करूँगा, उससे मैं r पास करूँगा, और नीचे से फंक्शन को कॉपी करके ले आता हूँ, क्या था NPR का, NPR ये। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। फिर वही बात है कि मुझे रिटर्न ही कराना है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी। ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड पहले हो जाए जो भी होना है, यानी n की वैल्यू आए r की वैल्यू आए, तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेगा एक रिजल्ट और उस रिजल्ट को कर देगा रिटर्न ऐसे, ठीक है। तो अब NCR और NPR के भी मेरे पास बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं, तो मुझे दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यूज़र से लेना है n, मुझे यूज़र से लेना है r, और कर देना है ये वाला फंक्शन कॉल। कैसे कॉल कर देना है, NPR, और इसको क्या पास कर देना है n, r, और NCR इसको भी क्या पास कर देना है n, r, ठीक है। ये एग्जांपल सिर्फ मैंने इसलिए कराई कि आपको ये बता सकूं कि मैं एक से ज़्यादा इनपुट भी सप्लाई कर सकता हूँ और रिजल्ट मेरा स्टिल सेम ही आएगा। मैं चेक कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। कंपाइल करते हैं, हो गया। मैंने क्या दिया था, इनकी वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, तो आपको रिजल्ट याद है 20 एंड 3 60 आ रहे थे, तो यही आ रहा। तो अब मेरे पास क्या है, NCR और NPR भी फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी आगे चल के अगर मुझे कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करना पड़े जिसमें मुझे NCR और NPR की ज़रूरत है, तो मुझे NCR NPR भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी और ये लाइन लिखनी पड़ेगी और मेरा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इस एक्सरसाइज करवाने का पर्पज़ ये था कि मैं एक फंक्शन को एक से ज़्यादा इनपुट भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रिजल्ट हमेशा मेरे पास एक ही आएगा, ठीक है। मोर ऑन थ्योरेटिकल डिटेल इन लेक्चर। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा मैं ओवरलोड नहीं करता आपको। आप आ जाते हैं लैब टास्क पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है और फिर उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड कर देते हैं। तो लैब टास्क 1 में कह रहे हैं राइट आप प्रोग्राम यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ सील, स्क्वायर रूट एंड एप्सिलूट। ये तीन फंक्शन आपको यूज़ करने हैं, प्री डिफाइंड सील का, स्क्वायर का और एप्सिलूट का। प्री डिफाइंड कह रहे हैं मतलब लिखना नहीं है, यूज़ करने सिर्फ लाइब्रेरी से मैथ्स की। विच टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र and output its rounded number and check if the number is positive or negative. If number is negative then first make it positive and then calculate its square root, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप यूज़र से नंबर लें, ठीक है, उसको आउटपुट को राउंड सील करें, ठीक है, और फिर इसका चेक करें नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, और पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट ABS वाले फंक्शन से, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता।
तो पहला टास्क तो फेयरली सिंपल है, प्री डिफाइंड फंक्शन से हो जाए। टास्क 2 में क्या कह रहे हैं? अच्छा, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स 3 इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर। ये तो बहुत सिंपल सा है, आपने यूजर से लेने हैं और उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि आपको एवरेज का फंक्शन बनाना है, यानी आप एक फंक्शन बनाएंगे एवरेज, जिसको आप पास करेंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और वो आपको रिजल्ट रिटर्न क्या करेगा? एवरेज का रिटर्न रिजल्ट करेगा। तो इस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा कैसे है, आसान सा काम, लेकिन बस फंक्शन से करना है। तीसरा वाला थोड़ा सा मैथमेटिकल है। राइट अ कंप्लीट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको नीचे ए का फॉर्मूला गिवन है। इसमें स्क्वायर रूट का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होगा, कॉस का फंक्शन भी यूज होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो क्या कह रहे हैं? इन मेन फंक्शन प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर 2 साइड्स, यानी बी और सी का पूछें और एंगल का पूछें अल्फा का। और कह रहे हैं ध्यान रहे कि आपको एक सेपरेट फंक्शन से काम करना है जिसका नाम है साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी ये जो आपको ए की वैल्यू रिजल्ट रिटर्न होगा ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी ए जो है आपको फंक्शन रिटर्न करेगा, और फंक्शन का नाम है साइड ऑफ ट्राइंगल। आपने खुद सोचना है इसके इनपुट क्या बनाए और इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, इसको देखिएगा। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल भी है, बुक में भी मौजूद है, तो आप बुक से भी इसकी रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, एक और टास्क है जो अगर आप फंक्शन यूज़ ना करें तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो कह रहे हैं राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर 5 नंबर्स। यूज़र से 5 नंबर इनपुट लें, ठीक है, फ्लोट या डबल टाइप के, और हर नंबर के लिए आपको क्या करना है? साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसेक, सेक, कॉट, एक्सपोनेंट, लॉग, लॉग 10, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, पावर 10, क्यूब रूट, फ्लोर, सील, एब्सोल्यूट, सारे बहुत सारे फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। लेकिन हिंट क्या है? अगर आप प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे और लूप को सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे फंक्शन और लूप का इस्तेमाल तो ये फंक्शन बहुत डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, 5-10 पेजेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन और लूप को यूज़ करें ताकि फंक्शन छोटे से छोटा हो सके, यहाँ पे आपको रीयूजिबिलिटी करनी पड़े और टाइपिंग ओवरहेड बच जाए। तो ये भी सोचिएगा, सोचने के लिए दिया गया ये टास्क। और सेकंड टास्क है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट यूजर फॉर अ नंबर देन चेक वेदर नंबर कैन बी एक्सप्रेस। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा। आपको ये देखना है कि इसे यूज़र ने नंबर एंटर किया 34, तो आपने चेक करना है कि 34 जो है क्या 2 प्राइम नंबर का सम है, यानी हो सकता है 34 3 प्लस 29 दोनों प्राइम नंबर का सम है। इसी तरह और भी नंबर हो सकते हैं, 5 प्लस 28 का भी सम हो सकता है, या जो भी देखिएगा प्राइम नंबर का होना चाहिए। ये ट्रिकी एंड चैलेंजिंग है। और आखिरी वाला प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही LCM और GCD जो वाला किया था, बस इसको अब आपने फंक्शन से करना है, ठीक है। तो लेक्चर के लिए यहीं तक था, लेक्चर में कंक्लूड कर देता हूँ, टाइम एंड पर है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।